कि 7 संदूकों में भरकर दफन कर दो नफरतें, आज इंसान को मोहब्बत की जरूरत है बहुत। किस लिए हम दिल जलाएं, रात दिन मेहनत करें, क्या जमाना है, बुरे लोगों की इज्जत है बहुत। सिर्फ गजल के चाहने वाले नहीं, बल्कि मैं ये कह सकता हूँ कि शायद गजल भी उदास थी उस दिन। गजल उदास थी। गजल की आंख में आंसू देख रहे थे कि एक ऐसा शायर हमारे बीच से चला गया। खूबसूरत हैं बहुत रास्ते, खो जाऊंगा, अब मुझे नींद जहां आएगी सो जाऊंगा। और एक मुद्दत से इसी जिद में छुपा बैठा हूँ, चांद खुद लेने मुझे आएगा तो जाऊंगा। हम उनके चले जाने का गम नहीं मनाएंगे, हम उनकी जिंदगी का जश्न मनाएंगे। उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। 80 के दशक में उनका खुद का घर जला दिया गया था और बहुत सारे ऐसे शेर, गजलें और नज़में थीं जो बिना छपे आग के हवाले हो गई। उससे उनका दिल इतना टूटा कि फिर उसके बाद इश्क से ज्यादा सियासत की बातें वो करने लगे। मोहब्बत से, इनायत से, वफा से चोट लगती है। बिखरता फूल हूँ, मुझको हवा से चोट लगती। मेरी आंखों में आंसू की तरह एक रात आ जाओ, मेरी आंखों में आंसू की तरह एक रात आ जाओ। तकल्लुफ से, बनावट से, अदा से चोट लगती है। मुझे जिस बात से बहुत तकलीफ पहुंची और मन एकदम कचोट लिया जिस बात में, वो था कि स्टेट फ्यूनरल क्यों नहीं मिला। मैं बशीर बद्र को मुसलमान शायर के रूप में रिड्यूस करने को तैयार नहीं। इस 1000 साल के हिंदुस्तान की मेमोरी को खत्म करने की कोशिश है। बदकिस्मती इन लोगों की है कि ये खत्म नहीं होगी, बनती जाएगी। 2019 के लोकसभा का किस्सा है, बाकायदा मल्लिकार्जुन खड़गे ने यही शेर, दुश्मनी जमकर करो लेकिन ये गुंजाइश रहे, जब कभी हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा ना हो। तो मोदी साहब जवाब में बशीर बद्र का ही शेर ले आए। उनको भी जरूरत पड़ गई बशीर बद्र की। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जी चाहता है सच बोले, जी बहुत चाहता है सच बोले, क्या करे हौसला नहीं होता। नमस्कार, इस खास पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस पॉडकास्ट की शुरुआत करती हूँ इस शेर के साथ कि 7 संदूकों में भरकर दफन कर दो नफरतें, आज इंसान को मोहब्बत की ज़रूरत है बहुत। जी हाँ, और जब ये लिखा बशीर बद्र साहब ने ये शेर, तब तो शायद नफरत उतनी नहीं थी जितनी आज है। और नफरतों के इस दौर में आज मोहब्बत के एक शायर को हम याद कर रहे हैं, बशीर बद्र, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में 90 साल से ज़्यादा ज़िंदगी जी। लेकिन उस ज़िंदगी में कितनी ज़िंदगियां जी, आज हम उस पर ही चर्चा करेंगे। एक बार ये कहानी भी बताई जाती है कि 80 के दशक में जब वो मोहब्बत के शायर बने कैसे, उसकी पूरी कहानी जाती है इस बैकग्राउंड में कि 80 के दशक में उनका खुद का घर जला दिया गया था और बहुत सारे ऐसे शेर, गजलें और नज़में थीं जो बिना छपे आग के हवाले हो गई। उससे उनका दिल इतना टूटा कि फिर उसके बाद वो सियासत वाली जो शायरी थी उससे ज़्यादा, यानी इश्क से ज़्यादा सियासत की बातें वो करने लगे। एक ऐसा शख्स जिसने अपनी ज़िंदगी सूरज की तरह जी हो। आज की राजनीति का तंग दिल और तंग जहन, मैं सोचती हूँ बशीर बद्र शायद एक राष्ट्रीय धरोहर से कम नहीं है। और होता तो उनको स्टेट एक तरह का फ्यूनरल दिया जाता, उनको कुछ तोपों की सलामी दी जाती, लेकिन एक बिल्कुल अंधेरे में चुपचाप बशीर बद्र चले गए। बशीर बद्र को इस वक्त आज हम जमा हुए हैं, मैंने अपने कई दोस्तों को और हिंदी और उर्दू के जाने माने लेखक और शायरों को आपके लिए यहाँ बुलाया है। बशीर बद्र साहब की याद में एक महफिल जमाई है। हम उनके चले जाने का गम नहीं मनाएंगे, हम उनकी जिंदगी का जश्न मनाएंगे। मेरे साथ इस वक्त मोइन शादाब साहब मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, जाने माने शायर हैं, सहाफ़ी भी हैं, सब कुछ करते हैं एक ही जिंदगी में। जैसे मैंने कहा, कई जिंदगियां जीने का हुनर है इन्हें, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी देखे जाते हैं। दूसरी तरफ दामिनी यादव हैं, दामिनी जानी मानी हिंदी की लेखिका हैं, कई पुस्तकें इनकी छपती रही हैं और इसके अलावा मुझे लगता है कि हर रोज ही कोई एक नई कविता लिख देती हैं। और प्रियदर्शन जी, बहुत बहुत स्वागत है प्रियदर्शन जी। मुझे लगता है कि आप इस तरह से पहली बार किसी पॉडकास्ट का हिस्सा हो रहे हैं। हाँ। और प्रियदर्शन जी की बहुत सारी पहचानों में इनकी पहचान ये भी है कि एक पत्रकार हैं, लेकिन लेखक हैं, उसके साथ साथ साहित्यकार हैं।
प्रियदर्शन जी की कई किताबें मैंने खुद भी पढ़ी हैं और आज हम बशीर बद्र साहब को इन्हीं मेहमानों की मदद से इनके जहन और दिल से याद करने की कोशिश करेंगे। वहीं साहब, सबसे पहले तो मैं आप ही के साथ शुरुआत करना चाहती हूँ कि जब बशीर बद्र साहब के चले जाने की खबर आपने सुनी तो क्या ख्याल दिल में आया? जाहिर है, देखिए जिस तरह से वो गुज़श्ता एक दहाई से ज़्यादा से बिल्कुल एक तरह से बिस्तर पर थे, लेकिन उसके बावजूद ऐसा लगता था कि कुछ कोई है, अभी मौजूद है कोई शख्स। जिस तरह से हम घर के जो हमारे बुज़ुर्ग होते हैं वो अगर बीमार भी हों तो हम ये चाहते हैं कि वो मौजूद रहें। तो बशीर बद्र साहब मौजूद थे, ये एक बड़ा, उससे दिल को एक ताकत मिलती थी और लगता था कि गज़ल का जो एक बड़ा नाम है, गज़ल का एक जो नुमाइंदा नाम है, वो अभी हमारे बीच मौजूद है। तो ज़ाहिर है कि जब सचमुच वो एक तरह से हमारे बीच से चले गए, तो एक बड़ा खालीपन का एहसास हुआ। और सिर्फ गज़ल के चाहने वाले नहीं, बल्कि मैं ये कह सकता हूँ कि शायद गज़ल भी उदास थी उस दिन। गजल उदास थी। बिल्कुल, वाह। गज़ल की आँख में हम, अगर जो लोग देखने वाले हैं वो गज़ल की आँख में आंसू देख रहे थे कि एक ऐसा शायर हमारे बीच से चला गया जिसके बारे में हम ये कह सकते हैं कि नई गज़ल का एक ऐसा रोशन हवाला थे बशीर बद्र साहब, कि जो जो हमारी क्लासिकी रिवायत है, जो हमारी परंपरा है शायरी की, उसकी बुनियाद पर उन्होंने जो हमारे आज के मसले हो सकते हैं, जो आज की ज़िंदगी है, उसको मिलाकर जो उन्होंने एक नई गज़ल तैयार की थी, उसका बशीर बद्र से बड़ा रोशन हवाला कोई नहीं है। भले कुछ लोग तो उनको इस सदी का बड़ा शायर कहते हैं। नई गजल क्या चीज है? नई गज़ल से मुराद ये है कि जैसे एक पहले क्लासिकी लहजा था और बातें वही होती थी, हुस्न इश्क की होती थी, लेकिन उसकी जो लफ्ज़ियात थी, डिक्शन था, वो कुछ बड़ा पुराना था, जिसको आज की नस्ल नहीं समझ रही थी। और उसमें कुछ गिनी चुनी अलामतें थी, गिने चुने मेटाफर्स थे। तो उसको नए नए लफ्ज़ों से, जो आज का लफ्ज़ हो सकता है, या जो सादगी के साथ किस तरह से हम वही चीज़ बयान कर सकते हैं, उसका ज़िक्र उन्होंने अपनी शायरी में किया। तो जैसे उनका अपना एक शेर है कि कभी-कभी जो है वो आँसुओं से ज़मीन भीगती है, उसका मतलब ये है कि गज़ल के शेर कहाँ रोज़-रोज़ होते हैं। तो ये आँसुओं से ज़मीन भिगोने का तसव्वुर ये कहीं नहीं मिलेगा आपको। या सीधे आप ज़ुल्फ़ का ज़िक्र करेंगे या सीधे आप रुख़सार का ज़िक्र करेंगे, तो बशीर बद्र ने इन लफ्ज़ों के बगैर उन्हीं मौज़ूआत को बयान किया, और यही उनकी पहचान थी बशीर बद्र साहब की। तो जो क्लासिकी शायरी थी और आज की शायरी है, उसमें उन्होंने एक ऐसा बैलेंस पैदा किया, एक ऐसा एक संतुलन स्थापित किया कि वो गज़ल सबकी गज़ल बन गई। सबकी गजल बन गई। वो कहते हैं कि मैं तो अपनी बात कह के चुपचाप खड़ा रहा और सब अपने अपने चाहने वालों में खो गए। कृष्ण वो वाली बिहारी बात, नूर का शेर है कि बिहारी, मैं तो गज़ल हाँ, सुना के कि अकेला चुपचाप, खड़ा रहा, हाँ। सब अपने अपने चाहने वालों में खो गए। तो वही तो चाहने वाले कुछ यहाँ जमा हो गए हैं। बिल्कुल। और एक खास बात और है हमारे तीनों मेहमानों की कि इन तीनों की मुलाकात बशीर बद्र साहब से हो चुकी है, एक नहीं कई बार। दामिनी, जब आप बशीर बद्र साहब से मिली, आखिर में मुझे बताइए, जब वो बुजुर्ग हो चुके थे तब आपकी उनसे मुलाकात हुई, कैसी थी वो मुलाकात? बल्कि कहते हैं कि आखिर से न शुरू करके शुरुआत से शुरू करना चाहिए, क्योंकि हम बशीर बद्र साहब की मौत का सोज नहीं बल्कि उनकी जिंदगी का जश्न मना रहे और हैं। आप जानती हैं इसलिए मैंने लाल रंग भी पहना है। जी, आपको ये लाल रंग मुबारक, क्योंकि उनकी जो रोशनाई है, उनके शेरों की रोशनाई है, मैं चाहती हूँ कि वो लाल रंग की तरह इस आवाम पर, इस दुनिया पर छा जाए और वो रंग कभी फीका ना पड़े, वो लाल रंग इतना गहरा साबित हो इंशाल्लाह। तो बशीर बद्र साहब से जब मैं पहली मर्तबा पढ़ी थी, मैं एक बात ज़रूर मेंशन करना चाहूँगी, ये तकरीबन शायद 97 या 98 की बात थी, और वो मुशायरा था मावलंकर हॉल में। कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब के पास नई दिल्ली में है ये मावलंकर हॉल। वहाँ मैंने बशीर बद्र साहब को पहली बार सुना, लेकिन इतने शायरात के बीच में और मेरी खुद अपनी मामूली सी समझ, उन्हें याद रखने की जो वजह थी, वो ये थी कि दरअसल उनसे ठीक पहले जो 2-4 लोग पढ़ कर गए थे अपनी-अपनी गज़लें, उस वक़्त माइक पर जितना फुल वॉल्यूम पर चिल्लाया जा सकता है, उतनी बुलंद आवाज़ में, और ऐसा लग रहा था, जो ख़ास नोट करने वाली बात मुझे लगी कि अगर पाकिस्तान और मुसलमान ना हो, तो हमें समझ में नहीं आता कि हम नफ़रत कैसे करेंगे और अपनी देशभक्ति ज़ाहिर कैसे करेंगे। तो उतनी चीख-चीख के पढ़ी जाने वाली शायरी के बीच में अचानक से जब बशीर बद्र साहब का नाम पुकारा गया और उन्होंने आके पढ़ना शुरू किया, तो वो 97-98 में सुना गया उनकी ज़बान का वो शेर जो मेरे लिए कानों का शहद साबित हुआ। अचानक से इतनी मध्यम, इतनी पुरसों सी आवाज़, और वो शेर था, कहीं चाँद राहों में खो गया, कहीं चाँदनी भी भटक गई,
मैं चिराग वो भी बुझा हुआ, मेरी रात कैसे चमक गई, तुझे भूल जाने की कोशिशें कभी कामयाब ना हो सकी, तेरी याद शाखे गुलाब है, जो हवा चली तो लचक गई। लचक गई। और आहा। इस तरह से उन्होंने जो मध्यम 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 सुरों में पढ़ना शुरू किया, ऐसा लगता था मैं बंद आंखों से सुन रही थी। इतने प्यारे शेर, इतना बावकार लहजा कि कोई मेरे कानों के पास आकर गुनगुना रहा है। तो वो चीखों पुकार के बीच में जब बशीर बद्र साहब इतने पुरवकार तरीके से मोहब्बत को ले आए और मोहब्बत के इशारों में जानो उन्होंने कितनी बातें कह दी, तो मुझे लगा कि इस दुनिया के लिए अगर सबसे जरूरी चीज कोई हो सकती है तो वो मोहब्बत है। और इसलिए मुझे बशीर बद्र हमेशा याद रह जाएंगे। मेरे लिए वो गए नहीं है, वो हमेशा रहेंगे, क्योंकि वही कहते थे कि उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। शाम उनकी हुई है, हमारे लिए तो इस दौर में उनकी शायरी एक सवेरा है। इसीलिए आपका लाल रंग मुझे इतना पसंद आया। बहुत खूबसूरत बात कही आपने दामिनी। प्रियदर्शन जी, हम देख रहे हैं राहत इंदौरी साहब, फिर मुनव्वर राना, और अब जो है बशीर बद्र साहब का चले जाना। कहा जाता है कि आर्टिस्ट जो होते हैं, कलाकार जो होते हैं, हम भी किसी गुमान में रहते हैं। हम पत्रकार सोचते हैं कि छोटे मोटे कलाकार तो हम भी हैं, आर्टिस्ट हम भी कुछ तो क्रिएट करते हैं। कहा जाता है कि कभी कला को कंपेयर ना किया जाए, लेकिन आज मैं वो खता कर रही हूँ। मुझे बताइए कि अगर तीनों इन शायरों को देखा जाए तो आपकी पसंदीदा कौन होंगे और इनके अंदर क्या अलग बातें हैं? मैं इसमें एक चौथा नाम भी जोड़ना चाहूंगा, निदा फाजली का। बल्कि निदा फाजली और बशीर बद्र लगभग हम उम्र थे, शायद 1 या 2 बरस का अंतर होगा। और दोनों की शायरी, ये सच है कि जिन शायरों का नाम आपने लिया उसमें आप चाहें तो एक 5वां नाम वसीम बरेलवी का भी जोड़ सकती हैं। तो राहत इंदौरी हो, मुनव्वर राना हो, वसीम बरेलवी हो, निदा फाजली हो, इन सब में एक खूबी थी कि एक तो इन्होंने बड़ी सादा जुबान चुनी, दूसरा इन्होंने एक और बड़ा काम किया कि सियासत को, हालांकि सबके सब अपनी जिंदगी में पलटते चले गए, यानी ज्यादातर आप आखिरी दौर में बशीर साहब भी थोड़ी नाउम्मीदी पैदा करने लगे थे, लेकिन एक शख्स अलग होता है, उसकी शायरी अलग होती है और हमेशा शायरी बची रहती है। लेकिन बशीर साहब किस वजह से बड़े थे इसको समझना होगा। एक तो उर्दू गजल की परंपरा बहुत बड़ी और बड़ी महान परंपरा है। उसमें खास बात यह कि बहुत कॉम्प्लेक्स, बहुत जटिल किस्म के शायर भी जिनको आप समझ नहीं पाते वो भी खूब गुनगुनाए जाते हैं। गालिब के 3/4 अशआर समझना मुश्किल काम है, मीर को आधे से ज्यादा समझना मुश्किल काम है, उसमें जो विडंबना बोध है इकबाल को तो और ज्यादा समझना मुश्किल काम है। लेकिन ये सब अचानक कुछ ऐसे अशआर रख देते हैं जो बिल्कुल जुबान पे चढ़ जाते हैं। लगता है कि अरे असली बगावत, असली आंच, असली खुशबू यहाँ है। फिराक मुश्किल शायर है, फैज आसान है उन सबके मुकाबले, फैज ठेठ पॉलिटिकल शायर हैं और वो भी इन्हीं चीजों का इस्तेमाल करते हैं। बशीर साहब ने 2 काम किया शायरी में। एक तो आप जो छुपाते हैं जितना, वो अपने आप उतना खुलता जाता है, खूबी ये होती है। एक बड़ा शायर लगता है कि छुपा रहा है लेकिन वो इतना बोल जाता है। दूसरा जिसको आयरनी बोलते हैं, विडंबना, यानी दुख और सुख के आगे जाके, जो गालिब का शेर है, ईमा मुझे रोके है, खींचे है मुझे कुफ्र, काबा मेरे पीछे है, कलीसा मेरे आगे। तो ये जो कश्मकश है, ये जो दुविधा है और इसके साथ एक तरह की शरारत है, ये बशीर बद्र को कभी यूं भी आ मेरी आंख में कि मेरी नजर को खबर न हो, मुझे एक रात नवाज दे मगर उसके बाद सहर न हो, तू बड़ा रहीम व करीम है, मुझे ये शिफत भी अता करे, तुझे भूलने की दुआ करूं तो मेरी दुआ में असर ना हो। तो ये जो कमाल है कि दुआ तो मैं कर रहा हूं भूल जाऊं, लेकिन खुदा असर मत करना। तो ये खेल, बल्कि जिस शेर से, जिस चीज से, जिस त्रासदी से उनकी शायरी में बदलाव आया, 86 के जो मेरठ के दंगे थे जिसमें उनका घर जला दिया गया, जिसमें वो गजल उनकी बड़ी मशहूर हुई कि लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम बस्तियां नहीं खाते
तुम तरस तरस नहीं नहीं खाते खाते बस्तियां बस्तियां जलाने जलाने में। और आगे बढ़ने से पहले एक अदना सी गुजारिश कि आप मेंबर बनिए मेरे चैनल का आरफा खानम शेरवानी। अगर आप मेंबर बनते हैं, आपके समर्थन से आप मेरा हाथ मजबूत करेंगे, इतना मजबूत कि मैं सत्ता का कॉलर पकड़ के सवाल पूछ सकूंगी और जो हमारे समुदाय में हाशिए के जो तबके हैं उनकी आवाज़ उठा सकूंगी। आप यकीन जानिए, आपका एक छोटा सा सहयोग मेरे लिए इतना बड़ा होगा जिसके लिए आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। इस पूरी गजल के बाकी शेर सुनिएगा तो लगेगा कि वो तो एक अलग मूड के शेर हैं। मतलब समझते हैं कि पत्थर दिल जो होता है, पत्थर और दिल, पत्थर को दिल बनाने में कितना समय लगता है। धड़कते पत्थर को लोग दिल समझते हैं, हाँ, हर धड़कते पत्थर को लोग दिल समझते हैं। उम्रें बीत जाती हैं दिल को दिल बनाने में। उम्रें बीत जाती हैं दिल को दिल बनाने में। और उसमें एक शेर तो बहुत दिलचस्प है जो मैं देखता हूँ कि उर्दू के कई शायर, वो गालिब भी ये काम करता था, जिस शेर का मैंने उल्लेख किया इसके पहले, उसमें या और भी ऐसी गजलें, वो जो शेर है, चंद तस्वीरें बुता चंद हसीनों के खतूत, बाद मरने के मेरे घर से ये सामान निकला। एक शरारती किस्म का शेर है। इनके यहाँ भी वो मिलता है। और जाम टूटेंगे इस शराब खाने में, मौसमों के आने में, मौसमों के जाने में। और देखिए फिर उनकी रोमानियत कहाँ ले जाती है। बिल्कुल दूसरी कोई लड़की जिंदगी में आएगी, कितनी देर लगती है उसको भूल जाने में। क्या बात, क्या बात। तो ये, लेकिन एक चीज और थी, और फिर एक शायर और मुझे याद आ रहा है, अहमद फराज। जुबान को, शायरी को, उर्दू के बारे में बोलते हैं कि बड़ी कोमल भाषा है, बड़ी नाजुक भाषा है। इस नजाकत को सबसे करीने से, सबसे नए ढंग से जिन लोगों ने साधा, उसमें मुझे अहमद फराज तो लगते ही हैं, दूसरे मुझे लगते हैं बशीर बद्र। बल्कि मैं, हमारे साथी हैं अशोक पांडे, उन्होंने पहाड़ों पर रहते हैं और उनके बड़े अच्छे संस्मरण लिखा करते हैं। उन्होंने 2 अशार का आज जिक्र किया है। वो उनका अंदाज देखिए, तब समझ में आएगा कि बशीर क्यों बड़े थे। 3, कोई फूल धूप की पत्तियों में हरे रिबन से बंधा हुआ, वो गजल का लहजा नया नया, न कहा हुआ न सुना हुआ। एक ये है। दूसरा देखिए उर्दू के बारे में, वो इत्रदान सा लहजा मेरे बुजुर्गों का। इत्रदान का क्या लहजा होता है? खुशबू देने वाला। वो इत्रदान सा लहजा मेरे बुजुर्गों का, रची बसी हुई उर्दू जुबान की खुशबू। और इसके बाद का शेर सुनिए, गुलों पे लिखती हुई ला इलाहा इल्लल्लाह, पहाड़ियों से उतरती अजान की खुशबू। तो ये जो चीज है, हालांकि एक दौर ऐसा भी आया था, कहते हैं कि वो अपने आप को बहुत बड़ा शायर लगाने लगे थे। लगता था कि उनके आगे शोहरत कई बार आपको कहीं कहीं ले जाती है, भटकाती भी है। तो ये सबके साथ होता है, तमाम लोगों के साथ। लेकिन एक ऐसा समय भी था जब बशीर साहब को एहसास था कि बड़े शायरों के मुकाबले वो कहाँ हैं। ये वो था, सितारे राह के हैं मीर ओ गालिब ओ इकबाल, सितारे राह के हैं मीर ओ गालिब ओ इकबाल, कलम कच्चे का हूँ तख्ती नहीं नहीं हूँ मैं। अपने आप को नई तख्ती बोलते और जुबान की कोमलता। सब मैं अशोक पांडे के उठा रहा हूँ जो उनके संस्मरण से। तो ये मोहब्बत से, इनायत से, वफा से चोट लगती है, बिखरता फूल हूँ मुझको हवा से चोट लगती है। तो बशीर बद्र की खूबी जबान की नजाकत को पकड़ना, आयरनी को अपने ढंग से साधना, सियासत को भी समझना और उसको बड़े करीने से व्यक्त करना। जो बात थी मुनव्वर में सादगी बहुत है। बहुत पानी बरसता है तो मिट्टी भीग जाती है, मिट्टी बैठ जाती है, न रोया कर बहुत रोने से छाती बैठ जाती है, करीने से बिठा तो हड्डी बैठ जाती है। तो बड़े सहज शेर उनके यहाँ मिलते हैं। लेकिन कई बार, और तीखापन भी उनमें बहुत है, न चोटी बनाता हूँ, न वो क्या है वो, न मैं राखी बनाता हूँ, बैसाखी बनाता हूँ, करते करते एक शेर आता है उनका जो आज के प्रधानमंत्री सुन लें तो उदास हो जाएं। हाँ, बस इतनी इल्तिजा है, तुम इसे गुजरात मत करना, तुम्हें
मैं अपने हुक्म तुम्हें अपने मुल्क का वो क्या जीते जी बनाता हूँ, तुम्हें अपना मैं भूल गया शेर, वो हाकिम जीते जी बना, बस इतनी इल्तजा है तुम इसे गुजरात मत करना, तुम्हें इस मुल्क का हाकिम मैं जीते जी बनाता हूँ। ये वो शेर है, या जो हमारे बर्तनों में ISI लिखा है, लेकिन इनमें गहराई वो नहीं है। लेकिन राजनीतिक व्यंग्य तो है, बना तो दिया उन्होंने, तीखापन तो है, गुजरात तो बना दिया। हाँ ठीक है, हाँ वो तो पूरा देश एक बड़ी जेल में तब्दील हो रहा है, लेकिन और इसकी वजह बहुत सारी। नहीं प्रियदर्शन जी, अब ये एक राजनीतिक से सवाल आ गया। मेरी मजबूरी ये है कि हर चीज में मेरा लेंस ही राजनीतिक का है। मैं बात कर रही हूँ इश्क की, फूलों की, खुशबू की, मोहब्बत की, लेकिन इसे राजनीति से दूर नहीं कर सकती। वो ये कि पिछले 10-15 साल से वो डिमेंशिया के शिकार थे। अगर इस वक्त बशीर बद्र नरेंद्र मोदी के भारत में होते तो किस तरह की शायरी करते? देखिए जिस तरह भी करते, लेकिन नरेंद्र मोदी का भारत, असल में देखिए हम लोग नेहरू और नरेंद्र मोदी की बात बहुत करते हैं। हिंदुस्तान का पहला शायर जो जेल काटी जिसने आजाद हिंदुस्तान में, कौन था और किसके समय जेल काटी थी पता है आपको? मजदूर सुल्तानपुरी थे और नेहरू के समय जेल काटी थी। तो इसलिए शायरों और अदीबों की किस्मत होती है कि हुक्मरानों के खिलाफ जाएं। कोई सत्ता, चाहे नरेंद्र मोदी की हो चाहे नेहरू की हो, अपनी आलोचना बर्दाश्त नहीं करती है। जो दूसरी चीज हुई है जो ज्यादा खतरनाक है, 2014 के पहले मैं पत्रकारिता करते हुए जब लिखता था सरकार के खिलाफ तो लोग मेरी पीठ थपथपाते थे कि सरकार के खिलाफ लिख रहे हो। आज जो स्थिति है, मैं लिखता हूं मोदी के खिलाफ तो पूछते हैं लोग मोदी के खिलाफ क्यों लिख रहे हो। समाज में जो डिवीजन हुआ है, समाज में जो दरार पैदा हुई है, और ये दरार मैं अभी 4 दिन पहले मैंने एक नॉवेल खत्म किया है, निर्मला भुराड़िया का जहर खुरानी। ये 47 पे है, 47 के बंटवारे को लेके है, और उसको पढ़ते हुए दहशत होती है। मैं उससे उबरने में मुझे लगा कि हम लोग जिस नफरत की बात आज कर रहे हैं, वो उससे बड़ी नफरत तो वहां दिख रही थी जहां औरतें नंगी की जा रही थी, सड़कों पे परेड कराई जा रही थी। नहीं, लेकिन हमें तो लगता था हम आगे बढ़ गए। 1947 से तो 80 साल आगे आ गए कि जमाना जो है आगे बढ़ रहा है, उसको पीछे ठेलने की कोशिश हो रही है। ये बात है। एक तरह का अवैज्ञानिक की चेतना लगातार, हम लोग एक बहुत बुरे समय में हैं। और निश्चित तौर पे जो आपने कहा कि ये दौर बहुत बुरा है, बशीर बद्र ने दौर देखा था, ऐसा नहीं कि उन्होंने नहीं देखा, किसी और तरह से देखा था। किसी और तरह से देखा जब वो राम मंदिर का आंदोलन चल रहा था, उसी दौरान उनका घर भी, मैं सोच रही हूँ उस बात। वहीं शायद आप सब ये बताइए कि मुझे जिस बात से बहुत तकलीफ पहुंची और मन एकदम कचोट लिया जिस बात ने, वो था कि स्टेट फ्यूनरल क्यों नहीं मिला एक ऐसे शख्स को। मुझे बताइए कि ये तानाशाहों की हुकूमतें तो हमने देखी हैं, लेकिन वो ऐसा शख्स जो कि होश में भी नहीं था उनके पूरे कार्यकाल में, क्या आपको लगता है कि बशीर बद्र के साथ भी वो नाइंसाफी हुई, जो एक मुसलमान शायर बना के उन्हें सिमटा दिया गया कि मैं मुसलमानों को जैसे प्रोसिक्यूट करता हूँ, उनको सजा देता हूँ, तो उनके नायकों को, उनके हीरोज को भी कभी इज्जत नहीं दूंगा? बिल्कुल सही कहा आपने। ये तो सिर्फ बशीर बद्र के साथ नहीं हो रहा आरफा साहिबा, ये तो इन लोगों को तो लिटरेचर सूट ही नहीं करता है। इनको जो साहित्यिक गतिविधियां हैं, जो सांस्कृतिक चीज़ें हैं, वो इन्हें माफिक नहीं आती हैं। तो ये तो बहुत दिन से सब कुछ चल रहा है। और रहा बशीर बद्र का मामला, तो आपने जो बात कही, जो राजनीति की बात थी कि अगर होते तो वो किस तरह की शायरी करते, वो तो शायरी कर गए पहले इस तरह की। मैं अभी शेर सुनाऊंगा आपको। क्या इजाज़त होती उन्हें शायरी कहने की, ये शेर पढ़ने की इजाज़त होती? क्या महफिलें जमती, क्या उन्हें कोई बुलाता? नहीं, वो महफिलें भी जमती, उनको बुलाया भी जाता, और वो अपने इशारों में बात कर दिया करते थे। और मैं जिस तरह अर्ज कर रहा हूँ कि वो शायरी तो कर चुके, जो उन्हें आज करनी थी वो शायरी कर चुके। मैं आपको कुछ शेर सुनाता हूँ, थोड़ा सा कम्युनल एंगल भी उसमें आ जाएगा, लेकिन जब किसी समाज को या किसी इंसान को दबाया जाता है और उस पर एक ख़ास लेबल लगाया जाता है, तो फिर शायर मजबूर हो जाता है इस तरह की शायरी करने के लिए। तो वो जवाब दे रहे हैं, वो जो आज की जहनियत है। अब देखिए शेर सुनिए साहब, बहुत माजरत के साथ पढ़ो कि हिंदुस्तान का सच्चा वफादार मैं ही हूँ। ये पूरे कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं बशीर बद्र साहब। अब से बहुत पहले उनको पता था, वो राइटिंग्स ऑन वॉल पढ़ लिया था उन्होंने। वो कहते हैं कि हिंदुस्तान का सच्चा वफादार मैं ही हूँ, कब्रों से पूछ असल ज़मींदार मैं ही हूँ। वाह। कब्रों से पूछ असल ज़मींदार मैं ही हूँ। और ये तीसरा मिसरा है, ज़रा सा थोड़ा सख्त है, लेकिन बहरहाल आदमी बात करता है, शायर जवाब तो दिया जाता है कि दरिया के साथ वो तो समंदर में मिल गया। दरिया के साथ वो तो समंदर में मिल गया, मट्टी में मिलके मट्टी का हकदार मैं ही।
तो बशीर बद्र ये शायरी कर रहे थे उस वक्त भी, जो आपने कहा कि होते तो क्या करते, या वो शेर, हालांकि वो शेर उन्होंने जो मुल्कों की लड़ाई है, ख़ास तौर से हमारे पड़ोसियों की लड़ाई के मौके पर कहा था कि दुश्मनी जमकर करो लेकिन ये गुंजाइश रहे, जब कभी हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा ना हो। ये आलमी शेर था। और ये जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो यहाँ हिंदुस्तान तशरीफ़ लाए थे तो उन्होंने ये शेर पढ़ा था इंदिरा गांधी के सामने, जब शिमला समझौता वगैरह हो रहा था तो उन्होंने शेर पढ़ा कि मैं एक शेर आपको सुनाता हूँ, दुश्मनी जमकर करो लेकिन ये गुंजाइश रहे, जब कभी हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा ना हो। तो मिसेस गांधी ने कहा कि हमारा शेर हम ही को सुना रहे हो। अच्छा। तो ये शेर जो उस वक्त ग्लोबल सिनेरियो में कहा गया था, ये आज भी पढ़ा जा सकता है। क्या ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान के फैज़ अहमद फैज़ भारत के बशीर बद्र हैं? नहीं, फैज़ तो एक अलग तरह के शायर थे। फैज़ से रेजिस्टेंस की हम शायरी कंपेयर नहीं कर सकते बशीर बद्र को, क्योंकि फैज़ का एक अलग लहजा था, फैज़ का एक अलग अंदाज था। स्ट्रेचर अगर उनके कद बिल्कुल की बात अलग करें, था। हाँ, नहीं कद भी अलग था दोनों। कद तो उनका बड़ा था, बशीर बद्र खुद भी मानते थे उसको। उतना बड़ा कद तो नहीं था, लेकिन अपने अहद के बड़े शायर थे बशीर बद्र। जैसे पॉलिटिकल शायरी खोजनी हो, अदम गोंडवी के यहाँ जो शायरी और कमाल की है। आरफा जिस बात की ओर आप इशारा कर रही हैं, असल में उसको ज्यादा सीरियसली समझने की जरूरत है। आज के जो लोग हैं, असल में मैं बशीर बद्र को मुसलमान शायर के रूप में रिड्यूस करने को तैयार नहीं। प्रतिरोध के किसी भी लेखक को, और जो 20 और 50 लोगों के जनाजे की बात हुई, प्रेमचंद का जनाजा जब निकला था बोलते थे कि वहां पता नहीं 4-5 लोग थे, ये उनके बेटे अमृत राय ने लिखा है। हालांकि लोग इसका भी खंडन करते हैं। इसका भी तस्वीरें अब जो आ रही हैं बशीर बद्र की, तस्वीर में तो 20 लोग दिख रहे हैं। नहीं, अलग अलग तस्वीरें अच्छा। हैं। हाँ, एक तस्वीर ये भी आई है कि बहुत बड़ा हुजूम था, लेकिन ये बात नहीं है। असल में देखिए, राजनीति जो हो रही है, पिछले 1000 साल के हिंदुस्तान की जो परंपरा है उसको खत्म करने की हो रही है। इसको ठीक से समझने की जरूरत है। ये 20, 50 और 14 का मामला नहीं है। मोदी आएंगे मिट जाएंगे, योगी आएंगे मिट जाएंगे, ऐसे जुल्म आते जाते रहते हैं। लेकिन देखिए ध्यान से कि अगर आप देखें हिंदुस्तान को, तो जो सबसे बड़ा एक नाम होता है वो उसका है रे भाई, जो निजामुद्दीन औलिया का चेला था, क्या नाम? अमीर खुसरो साहब। अमीर खुसरो साहब से। अमीर खुसरो जो रवायत शुरू करते हैं, तबला, सितार, पहेलियां, हिंदी और अरबी को मिलाने का काम, ये सब वो शुरू करते हैं और उनकी छाया लगातार बढ़ती जाती है। यहाँ तक कि जिस तुलसीदास को रामचरितमानस लिखते, विनय पत्रिका में तुलसीदास राम को गरीब नवाज गरीब नवाज गरीब नवाज लिखते हैं, 6 बार लिखते हैं, एक आध बार नहीं। ये गरीब नवाज किस परंपरा का शब्द है? सूफी परंपरा का। आज भी जो गाया जाता है, अमीर खुसरो के गीत गाए जाते हैं। और इसको आप पूरी एशियाई पट्टी पे ले जाएं तो आप पाएंगे कि मतलब नुसरत फतेह अली खान हो, गुलाम अली हो, इसके बाहर भी आप ले जाना चाहें तो 1000 साल की, जिसमें फिर कबीर आ जाते हैं, जिसमें आज़ादी की लड़ाई के दौर में गांधी चले आते हैं। तो और आप देखिए कि गांधी को जो गोली लगती है, मतलब किसी सेक्युलर को, सांप्रदायिक लोगों की गोली नहीं लगती है, सेक्युलर नेहरू को नहीं लगती है, सांप्रदायिक जिन्ना को नहीं लगती है, हिंदू गांधी को लगती है। वो हिंदू से डरते हैं, वो हिंदुस्तान से डरते हैं। गांधी से पूछा जाता है कि हु आर यू, गांधी नहीं बोलते हैं कि मैं स्वतंत्रता सेनानी हूँ, गांधी नहीं बोलते हैं कि मैं तपस्वी हूँ, मैं संत हूँ, बोलते हैं आई एम ए वीवर, मैं जुलाहा हूँ, और अपने आप को कबीर की परंपरा से जोड़ लेते हैं। तो ये जो चीज है, इस 1000 साल के हिंदुस्तान की मेमोरी को खत्म करने की कोशिश है। बदकिस्मती इन लोगों की है कि ये खत्म नहीं होगी, बनती जाएगी। उनके जहन में भी इस तरह धंसी हुई कि उनको पता नहीं चलता है। 2019 के लोकसभा का किस्सा है, बाकायदा मल्लिकार्जुन खड़गे ने यही शेर दुश्मनी जम के करो मोदी साहब को सुनाया, तो मोदी साहब जवाब में बशीर बद्र का ही शेर ले आए। हाँ बिल्कुल, हाँ उनको भी जरूरत पड़ गई बशीर बद्र की। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो आप कभी इन लोगों की जुबान सुनिए तो लगेगा कि आधी तो उर्दू बोल रहे हैं। तो वो जहन में हमारे इतना धसा बसा है। बिल्कुल। कबीर को, गांधी को कौन निकाल सकता है? दामिनी, ये मैं आपसे 2 सवाल पूछना चाहती हूँ। पहला सवाल तो जो हिंदी उर्दू की बात है, आप तो हिंदी की लेखिका हैं,
फिर आप बशीर बद्र को क्यों पढ़ती हैं? वो तो उर्दू के शायर थे। ये हिंदी उर्दू का क्या ये मेल जोल है? आप दोनों को, कम से कम मैं कह रही हूँ, हिंदी के लेखक हैं, हिंदी के पत्रकार हैं, फिर उर्दू क्यों पढ़ते हैं आप लोग? क्योंकि मैं हिंदुस्तान में पैदा हुई हूँ और मैं हिंदुस्तान को जानती हूँ। जब मैं पानी पीती हूँ तो H2O को अलग अलग करके नहीं देखती हूँ, मेरी प्यास को पानी बुझाता है। और अच्छा साहित्य वही है जिसे कभी भी किसी दायरे में, किसी संकुचित श्रेणी में बांट कर ना देखा जाए। और अगर आप मतलब ये बात कह रही हैं कि मैं हिंदी क्यों पढ़ती हूँ और मतलब उर्दू उससे अलग क्यों है, तो इस वक्त के एक बड़े गीतकार हैं गुलजार साहब, वो तो उर्दू में ही लिखते हैं। प्रेमचंद जी, वो उर्दू में ही लिखा करते थे। तो आप मतलब किसको हिंदी मानती हैं, किसको उर्दू मानती हैं, ये एक अलग करना मुश्किल है क्या? बहुत मुश्किल है। जैसे एक आंख को आप दूसरी आंख से अलग करना चाहें। और दूसरी बात, आप कभी भी किसी साहित्यकार का या किसी रचनाकार का या कलाकार का, लेखक का, शायर का कर्म देखते हैं तो उनके कर्म में बहुत शेड होते हैं। कभी वो रोमानी भी होते हैं, कभी वो घायल भी होते हैं, और उनके कहे में उस वक्त की आवाज़ होती है। जो बशीर बद्र अपनी मतलब नर्मो लहजा शायरी के लिए जाने जाते हैं, वही बशीर बद्र घर जलने पर भी शेर कहते हैं। और मैं तौबा करते हुए ये बात कहती हूँ कि बीमारियां कभी अच्छी नहीं होती हैं, किसी भी बीमारी पे खुश नहीं होना चाहिए, लेकिन हमारा समाज अपने खजानों को, जो साहित्य से आए हैं, कलाओं से आए हैं, इन्हें भूलने की जितनी जल्दी मचाता है, उन्हें वो जो बीमारी हो गई थी भूल जाने की, क्या पता शायद मतलब उसमें कुछ अच्छा ही था। क्योंकि आपने अभी बात की थी कि उनको एक स्टेज से बकायदा एक श्रद्धांजलि क्यों नहीं दी गई, तो हम भूल रहे हैं कि कुछ ही अरसा पहले तो राहत इंदौरी साहब की भी डेथ हुई थी, और वो एक प्रतिरोध का इतना बड़ा स्वर थे कि मतलब आखिरी दिनों का, आपको शायद आरफा याद होगा कि आखिरी इंटरव्यू मैंने ही दवायर के लिए किया था, और उसमें हम देख रहे हैं कि उनके वो तीखे लहजे कितने बदले हुए थे। अब या तो आप बीमारी की वजह से कह लीजिए, या फिर उसमें गर्म हवाओं का असर कह लीजिए, या फिर अपनी जमीन में ही दफन हो जाने तक वो सांस ले पाए, वो वजह कह लीजिए। वजह चाहे जो भी रही हो, लेकिन तेवर सबके बदलते हैं। तेवर बशीर बद्र साहब के भी बदले, जैसा कि प्रियदर्शन जी ने भी कहा था। और एक चीज मैं यहाँ पर और शामिल करना चाहूंगी कि बशीर बद्र साहब को न सिर्फ मैंने कई बार सुना, बल्कि उनके इंटरव्यू भी किए। और उनका जो आखिरी इंटरव्यू मैंने किया था, उसमें जैसे आपने कहा कि वो आखिरी वक्त में अपने आप को थोड़ा सा बड़ा मानने लगे थे, और ऐसा होता है। एक बार जब आपको मकबूलियत मिलनी शुरू होती है, आप आवाम पर, खास आवाम के बीच में मकबूल हो जाते हैं, तो थोड़ा सा ये आ जाता है कि गुरूर उस पे बहुत सचता है, मगर उससे कहो इसी में उसका भला है, गुरूर कम कर दे। तो ये बात उन पर भी लागू होती थी। और बशीर बद्र साहब ने ही उस इंटरव्यू के जरिए मुझे ये सीख दी कि हमें कला और कलाकार, इन दोनों को अलग करके देखना आना चाहिए। ये बात मैंने सिर्फ कला के संदर्भ में कही है, लेकिन ये तमाम चीज़ों पर लागू हो जाती है, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे वो चित्रकार हो, चाहे वो शायर हो। आप बतौर व्यक्ति जब देखेंगे तो बतौर व्यक्ति उसमें वो तमाम मानवीय कमियां, मानवीय भूले तो यानी आप ये कह रही हैं कि जो कला है उस कलाकार की, यानी वो जिस तरह की शायरी लिखता है और जैसी जिंदगी जीता है, कोई जरूरी नहीं है कि दोनों आईने के मुताबिक। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, आईने में देर तक चेहरा नहीं रहता, ये उन्हीं का कहा है, परखना मत, परखने में कोई अपना नहीं रहता। अगली बात मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, तीनों से ही सवाल होगा, आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूँ, वो ये कि हमारे दौर के शायर जी, बशीर बद्र हमसे पहले आए और हमारे दौर में ही वो गुजर गए, आज़ादी से पहले की उनकी पैदाइश है। आज के शायरों को आप देखिए तो जो मुगलों के ज़माने में शायद उनको भी इजाज़त रही होगी कुछ ना कुछ बादशाहों के खिलाफ लिखने की, जो आज हम देख रहे हैं। मैं नाम भी ले सकती हूँ, प्रसून जैसे लोग हैं जो पूछते हैं कि भाई आप में फकीरी बहुत है। नरेंद्र मोदी के इंटरव्यू करने के लिए वो शायर वायर नहीं है, फालतू शायर नहीं है, गीतकार। चलिए, मतलब वो आप किसकी तुलना करें? तो ऐसे तो मनोज मुंतशिर भी हुआ, मनोज मुंतशिर, बस मैं वही कहने वाली थी, मनोज मुंतशिर। फिर मैं कहना चाहती हूँ अपने जो राष्ट्रीय कवि जिनको बताया जा रहा है कुमार विश्वास, तो उस तरह के लोग जो एक तरह की युवा दिलों की धड़कन बने और उसके बाद अब दरबारी शायर हो गए। तो मैं आपसे जो पूछना चाहती हूँ वो ये कि क्या शायरी के लिए या कला के लिए ये शर्त है कि उसमें प्रतिरोध हो? क्या दरबारी बन के भी शायरी हो सकती है? क्या कुमार विश्वास या और जो दूसरे लोगों का जिक्र हो रहा है, मनोज मुंतशिर का आपने जिक्र किया, या प्रसून, या और मुझे नाम याद दिला दीजिए, वो लोग जो इस दौर में गा रहे हैं, कह रहे हैं या कहने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, दरबारी परंपरा और प्रतिरोध के स्वर
आला उदल हमेशा से थे, नगाड़ों के स्वर हमेशा से थे, लेकिन दरवाजे पे बजने वाली शहनाइयाँ भी हमेशा से थी। दरबारी परंपरा कब नहीं थी। और किसी भी वक्त में बोलने के लिए, चाहे आप पक्ष में बोलें या प्रतिरोध में बोले, बोलने के लिए ज़रूरी होता है कि आप बोलने लायक बचें। कुछ भी बोलने के लिए आपकी ज़बान का सही सलामत रहना ज़रूरी है। ये और बात है कि कुछ लोग ज़बान कटाने की कीमत पर भी सच बोल देते हैं कि सच तो बोला, और कुछ लोग समय के साथ बदल जाते हैं। आप जिन 3-4 लोगों के नाम अभी गिना रही थी, प्रसून जी हैं, विश्वास जी हैं, या फिर राष्ट्रीय कवि जी, ये जो तमाम लोग हैं, आप अभी इनके कुछ अर्सा पहले के इंटरव्यूज देख लीजिए। ये मतलब जो गंगा जमुनी संस्कृति की बात करते हैं, तहजीब की बात करते हैं, और सचमुच हमने इन्हें दिल से सराहा है। अगर आज इन लोगों को इतनी मकबूलियत मिली है, तो मकबूलियत सिर्फ केवल एक वर्ग की नहीं मिली है, सिर्फ हिंदू वर्ग की नहीं मिली है, सिर्फ बहुसंख्यक वर्ग की नहीं मिली है। पूरे देश ने इन्हें खुल के प्यार किया है, खुल के सराहा है, लेकिन वो तब सराहा है जब इन्होंने हर दिल की बात की है, सिर्फ किसी एक की नहीं। क्योंकि जब खून बहता है तो वो खून आप जिसकी भी कलाई काटेंगे निकलेगा लाल ही। एक बात मैं इसमें जुड़ना चाहूंगा, 2-3 बातें। एक तो इसलिए कि मैं सरलीकरणों पे भरोसा नहीं करता हूं। जी हाँ। बड़ी शायरी दरबारों से भी निकलती है, विरोध से भी निकलती है। दरबार से निकल सकती और है। खराब अमीर खुसरो का नाम लिया, वो सबसे बड़े दरबारी कवि थे, बल्कि उसका रहीम आज तक जिंदा है, हम सब उनको पढ़ते हैं, दरबारी कवि थे। तो ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं होता है। एक बड़ा शायर, और जिन लोगों के नाम लिए उनको तो मैं शायर ही मैं नहीं कह रही हूँ मानता हूं। शहंशाह का शायर और आम जनता का शायर, हाँ, अवाम का शायर अवाम और का शायर, शहंशाह का हाँ। शायर। तो दरबार में रहकर भी अच्छी शायरी कर सकता है। हाँ, मतलब मेरा कहना ये है, मेरा कहना ये है, बशर्ते राजा बर्दाश्त कर ले। मतलब मुझे एक बात याद आती है, जगजीत सिंह जब गाते थे, हम लोग जगजीत सिंह को खूब सुना करते थे। अचानक उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी की कविता को गा दिया। मैंने कहा कि आज इस आदमी को सुनना बंद, लेकिन ये बंद नहीं हो पाया। उनकी जो अच्छी चीजें थे सुनते रहे, और खराब चीजों को कोई याद नहीं करता है। वक्त सारी चीजों को धूल में मिला देता है। ये सारे लोग नष्ट हो जाएंगे, मजाक की तरह याद किए जाएंगे। अगर इन्होंने ढंग का कुछ लिखा होगा तो बचा रहेगा, तो शायरी बची रहती है। प्रतिरोध राहत इंदौरी मतलब जो भी कर गए हो आखिरी में, लेकिन उनका शेर हमेशा वही याद आता है, सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़े है, हमारा घर गली में एक हमारा मकान थोड़े, आग लगेगी आग तो सभी आएंगे जद में, वही हो रहा है। जो हमारा मकान थोड़े है, तो राहत इंदौरी इसके लिए याद किए जाते हैं। तो बड़ी शायरी, प्रतिरोध की शायरी जहां से आए वो याद रखी जाती है। हिंदी उर्दू वाला जो मामला था, असल में ये एक ही जुबान है, बल्कि फिराक ने जो हिंदी साहित्य, उर्दू साहित्य का इतिहास लिखा है, उसने भी लिखा है कि उर्दू हिंदी को लिखने का एक ढंग है। और शमशेर बहादुर सिंह जो बहुत बड़े हिंदी के कवि रहे, उन्होंने लिखा कि मैं हिंदी और उर्दू का दुआब हूँ, मैं वो आईना हूँ जिसमें आप हैं। मुनव्वर राना का जिक्र कर रहे थे हम लोग, उनका एक शेर है, मैं गजल कहता हूँ उर्दू में, मैं माँ से गले लगता हूँ और मौसी मुस्कुराती है, मैं उर्दू में गजल कहता हूँ और हिंदी मुस्कुराती है। जी। ये मुझे बाकायदा मुनव्वर राना के प्रकाशक ने बताया कि 7 दिन में उनकी 1 लाख किताबें बिक गई थी। उर्दू वाले उनके इतने नहीं बेच पाते। तो जो बड़ा शायर होता है कहीं का भी होता है। उर्दू और हिंदी तो हम लोग जो जुबान बोलते हैं असल में उर्दू बोलते हैं। हिंदी सिनेमा जो है उर्दू से उसकी शुरुआत। लेकिन अगर देवनागरी में नहीं छपी होती उनकी गजलें बशीर बद्र साहब की, तो क्या वो उतने ही लोकप्रिय होते? नहीं हो पाते, क्योंकि इत्तेफाक से इन दिनों असल में हिंदी भी बर्बाद हो रही है, उर्दू भी बर्बाद हो रही है, दोनों भाषाएं नष्ट हो रही हैं। आप कह रहे हैं हिंदी बर्बाद हो रही है, हिंदी के महात्मा बैठे हुए हैं, वो कह रहे हैं भाई हिंदी हृदय सम्राट है वो, और आप कह रहे हैं हिंदी बर्बाद हो रही है। उस तरह के राजनीतिक रिड्यूसी उसमें ले जाइएगा तो फिर बात बिगड़ जाएगी। असली बात है कि हिंदी कौन पढ़ रहा है, पूरा का पूरा मिडिल क्लास इंग्लिश में शिफ्ट हो गया है। हिंदी वाले लोग हैं, उनकी 100 किताबें नहीं बिकती हैं हिंदी के बड़े से बड़े लेखक की जो आज छप रहा है, और उर्दू की हालत कोई बहुत अच्छी नहीं है। भारतीय भाषाओं में बांग्ला में कुछ बिक जाती होंगी, मलयालम और मराठी में कुछ बिक जाती होंगी, क्योंकि इन भाषाओं में एक अपना वो बचा हुआ है। हिंदी तो जो उर्दू के बारे में कहते हैं, हसन किसका शेर है वो कि मैं इस मुल्क में उर्दू की तरह रहता हूं, चाहने वाले मेरे सब है, मेरा कोई सब नहीं, मेरे चाहने वाले हैं लेकिन मेरा कोई नहीं,
मैं इस मुल्क में उर्दू की तरह रहता हूँ। तो लेकिन हिंदी का भी वही हाल है। जी, यहाँ पर मैं एक बात जरूर मतलब कहना चाहूंगी कि शेर और शायरी इसका शौक तो वो लोग भी रखते हैं जो लिखना पढ़ना नहीं जानते, हाँ। और किताबों के जरिए शेर और शायरी या गीत जितने लोगों तक पहुंचे हैं उससे कहीं ज्यादा ये मकबूलियत मिली है मुशायरों से, कवि सम्मेलनों से। और उस समय इंस्टाग्राम और इनसे मिल रही है, ये तो सोशल मैं मीडिया अब आए हैं, लेकिन मैं पहले की अगर बात कर रही हूँ तो किताबों से ज्यादा तो इतने मुशायरे, इतने कवि सम्मेलन इस देश में हुआ करते थे। बल्कि लाल किले का मुशायरा जो पढ़ लेता था उसे तो बकायदा कि अब दस्तखत हो गए कि वो मतलब शायर हो गया, वो कवि हो गया। और उन जगहों पर भी आप मतलब देखते हैं कि हर तरह की शायरी पढ़ी गई, कही गई, और वहां पर वो लोग भी आते थे जो किताबें पढ़ना नहीं जानते, लेकिन वो शेर उनकी जबान पर भी रहते थे। जिन बशीर बद्र साहब का हम जिक्र कर रहे हैं, इनके शेर तो दिल्ली में मैंने ऑटो के पीछे लिखे रहने से लेकर पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री की जबान तक सुने, ऐसा अवाम का ऐसा शायर। है। कई बातें हो गई। पहले मैं इसी को कुछ जवाब दे दूं, फिर भूल जाएंगे। जी हाँ, पहली बात तो आप लोगों को दरबारी वाली बात कही थी कि दरबारी मुझे शायर। जरा इसको एक्सप्लेन कीजिए, मेरी छोटी सी अकल में ये बात कम आ रही है। मैं आपका सवाल तो खैर तंजिया है दरबारी शायरी से, लेकिन दरबारों में जो शायरी होती थी वो एक आर्ट था, फन था, वो कसीदे जिसकी तरफ इशारा किया गया शायरी होती थी। या दामनी कह रही थी कि वो शासक सुनने की क्या वो रखता है, सामर्थ्य रखता है, उतनी ताकत उसके अंदर है। देखिए, पहले लोग सुना करते थे, मतलब उनके अंदर वो बड़े इसलिए नहीं थे कि वो बड़े ओहदों पर थे, बड़े इसलिए थे कि वो अपनी नुक्ताचीनी सुनते थे। अब देखिए, नागार्जुन पढ़ रहे हैं, इंदिरा गांधी सुन रही है ना, आप सवाल पैदा नहीं कि आज सुन ले कोई, और नेहरू सुन रहे हैं। साहिर जब ऐवान गालिब बना था तो ये कांग्रेस के ज़माने में बनाया गया था, तो साहिर वहाँ पढ़ रहे हैं कि उर्दू पे सितम करके गालिब पे करम क्यों है। 100 साल के जी, और इंदिरा गांधी सुन रही थी। जोश जो है वहाँ पर शराबबंदी के खिलाफ शेर पढ़ देते हैं लाल किले पर, उनको अगले दिन बुला के शराब पेश की जाती है कि वहाँ मत कहिए, आप यहाँ पी लीजिए आके। नेहरू जी, तो ये उन लोगों के अंदर थी ताकत कि वो शायरी और आलोचना सुना करते। अब नहीं है ये बात। आज दो एग्जांपल आज अगर मतलब बादशाह होना भी हो तो बादशाह वैसा होना चाहिए कि मिर्जा गालिब सामने बैठ के कह सके कि रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, जब आँख ही से न टपका तो फिर लहू क्या है। हाँ। और बादशाह से बड़ा तो बादशाह नहीं है ना इस वक्त। मैं दो लेकिन आपको ये कहने की मतलब होनी जरूरत चाहिए। मैं आपको चाहिए। दो एग्जांपल देना चाहती हूँ। आज ही उत्तर प्रदेश में किसी एक बुजुर्ग मुस्लिम दाढ़ी टोपी वाले ने ये कहा कि भाई मोदी और योगी गुंडे जैसे हैं, तो उनको पुलिस थाने ले जाया गया, और उसके बाद जो उनकी अगली तस्वीर देखी उसमें उनको पूरा मार पीट के लहूलुहान कर दिया गया, और वो एक टांग पे चलते हुए आ रहे हैं और अपने कान पकड़ रहे हैं। आज इस देश में अभिव्यक्ति की आज़ादी, जो बोलने की आज़ादी है, उसकी ये हालत है। अभी देखिए, नई एक डिजिटल पार्टी शुरू हुई है, कॉकरोच जनता पार्टी। ये सारे मुद्दे अलग नहीं है, माफ़ कीजिएगा, शायद आपको लग रहा होगा कि बशीर बद्र से कॉकरोच पार्टी का क्या लेना देना, लेकिन लेना देना है, जुड़े हुए। क्योंकि आप ये देखिए इस वक्त की वो कॉकरोच पार्टी नहीं है, वो एक सैटायर से शुरू हुआ, एक व्यंग से शुरू हुई, एक तरह से युवा लोगों की आवाज़ है। अभी उसको बाकायदा नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे उनका ट्विटर हैंडल, जिस पे कई लाख जो हैं फॉलोअर्स थे, उनको बंद कर दिया गया। हाई कोर्ट ने उनको राहत देने से इनकार कर दिया। तो सिर्फ ये बादशाहों की ही बात नहीं है, हमारे दौर के वो लोग जिनके ऊपर इंसाफ देने की जिम्मेदारी है, वो भी हमारे फेवर में खड़े नहीं हो रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, आप अगर देखना चाहें कि शायरों के सामने क्या चैलेंज है, या उस तरह की शायरी आज का शायर पढ़ सकता है या नहीं पढ़ सकता, तो जिस तरह पत्रकारिता के सामने कुछ चुनौतियां हैं, वो सेम चुनौतियां शायरों के सामने हैं। आज माइक बंद करवा दिए जाते हैं। आज आपको हैरत होगी कि बाकायदा जिन मुशायरों में कुछ दखल होता है सरकारों का, या सरकार से जो कुछ सहायता लेते हैं, वहाँ बाकायदा उनको हिदायत दी जाती है कि आप इन लोगों के खिलाफ नहीं पढ़ेंगे। अच्छा। कुछ ऐसे फ़ोन भी आते हैं, मतलब मेरे पास एक मुशायरा मेरे पास आया, तो वहाँ से अगले दिन मेरे पास मेल वो आता है, फ़ोन आता है कि आपका सोशल मीडिया बड़ा साफ़ सुथरा है, हमने चेक किया है, आप ख्याल रखते हैं चीज़ों का है, आप मतलब डिस्प्यूटेड नहीं है, लेकिन जब तक मुशायरा हो जाए आप कुछ मत डालिएगा प्लीज़, वरना हमें दुश्वारी हो जाएगी आपको बुला। ये नया संकट तो ये संकट जो पत्रकारों पर है, शायरों पर भी है। और एक चीज़ मैं और यहाँ वाजे कर दूँ, बहुत मुख्तसर जवाब दूंगा कि जो बात हुई थी राहत इंदौरी साहब की, आपको जानकर हैरत होगी कि राहत इंदौरी को तमाम शायरी जिनकी वजह से उनको ट्रोल किया गया, जिनकी वजह से उनको फ़िरका परस्त शायर करार दिया गया, वो शायरी उन्होंने मोदी रिजीम में की ही नहीं। वो सारी शायरी वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट शायरी है, वो किसी पार्टी के खिलाफ नहीं है, वो बीजेपी के खिलाफ नहीं है, वो कांग्रेस के खिलाफ नहीं है, जो भी हुकूमत में जो भी हुकूमत थी। तो ये पार्टी, ये शायरी तब लिखी गई थी जब इनसे पहले की हुकूमतें थी।
लेकिन वो तो बुरा नहीं माने, चाहे ये शेर जो आपने सुना है किसी के बाप का हिंदुस्तानी, आज की शायरी नहीं है, लेकिन इन लोगों को क्यों लगती है अपने ऊपर? सवाल ये है, इस सवाल में उसका जवाब है कि ये लोग शायद खुद को कटघरे में खड़ा हुआ महसूस करते हैं। और मैं आप तीनों की तरफ ये सवाल भी रखना चाहती हूँ, जो भी जवाब देना पसंद करें, कि हमारे दौर के शायर कौन से हैं? क्या इस तरह से जबकि अभिव्यक्ति की आज़ादी पर, यानी हमारे गलों पे जब सरकारी जूता, सरकारी बूट रखा हो, तब भी क्या हमारी आवाज़ निकल सकती है? नहीं, असल में इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो शायरों और कवियों को कोई गिनता ही नहीं किसी गिनती में, मान लेते हैं कि इनका कोई इम्पैक्ट बचा हुआ नहीं है। मैं लगातार 10-15 साल से लगातार सरकार के खिलाफ रोज कुछ न कुछ लिख रहा हूँ। जहां इनको इम्पैक्ट लगता है वहां देखिए, जैसे मजदूर आंदोलन चला, नोएडा का जो आंदोलन, मजदूरों का आंदोलन था, उसमें किसको पकड़ा गया? सत्यम वर्मा नाम के पत्रकार को, उसको मास्टरमाइंड बताया गया। आदित्य नाम के रंगकर्मी को, एक लड़की को, उनपे रासुका लगा दिया गया और आदित्य की जो हालत की गई है। तो ये सच है कि ये दौर बहुत ही बुरे ढंग से एंटी डेमोक्रेटिक और तानाशाही वाला दौर है, लेकिन इसको रोकने का काम जो संस्थाएं कर सकती थी, चाहे वो न्यायपालिका हो चाहे मीडिया हो, दोनों अपनी भूमिका से पीछे हटी हुई है। दोनों जैसे बुलडोजर जस्टिस का जश्न मन रहा है, एनकाउंटर को सही ठहराया जा रहा है। तो ये एक सच्चाई है। और शायरों और लेखकों की तो इस समाज में कोई हैसियत बची ही नहीं। कि प्रदर्शन जी, मैं तो सोचती हूँ जब हमारी आवाज़ें बंद कर दी जाएंगी, जब हमारे वीडियो डिलीट हो जाएंगे, हमारी वेबसाइट्स ब्लॉक हो जाएंगी, तब के शायर निकलेंगे और हमारी आवाज़ बनेंगे। मैं तो उन शायरों को ढूंढ रही हूँ। इसका जवाब तो बशीर बद्र दे गए थे ना, शायरी से हम ज्यादा भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। एक ट्विटर बंद होगा, एक अकाउंट बंद होगा, तो आवाज थोड़ी खत्म हो जाएगी। इतिहास आवाज तो समय की आवाज है ना। मैं आपको बताता हूँ 40 के दशक का जर्मनी, आज हिंदुस्तान को देख के 40 के दशक की जर्मनी की याद आती है, तो ये भी आज के हालात पे एक टिप्पणी है। लेकिन वहाँ मतलब विस्परिंग जोक्स चलने लगे थे, चुटकुले तक प्रतिरोध की भाषा बन रहे थे। तुम कविता रोकोगे, क्या क्या चीजें रोकोगे? कविता है, गजल है, लेख है, चुटकुले तक, हिटलर के खिलाफ जो चुटकुले, जियाउल हक के खिलाफ जो चुटकुले, तो वो सब भी इंसान के बोलने को रोकना बड़ा मुश्किल काम है। दो चुटकुलों का अच्छा खासा जखीरा हो गया है, वो कोई कंपाइल करेगा तो। पर भी पाबंदी है, आप चुटकुले भी नहीं सुना सकते। आप मतलब शायरी और कविताओं लेकिन बहुत चुटकुले कहे गए। तो मुझे याद है कि 1980 में प्रेस बिल लेके आए थे बिहार में जगन्नाथ मिश्र। तो एक शायर हैं सूर्य भानुगुप्त, उन्होंने छोटी छोटी मुक्तक जैसे लिखे थे। एक मुझे याद है, करते हैं कमाल फैसले तुगलक, बांधना था तो बांधते दरिया, धूप को बांधने चले तुगलक। तो बोलने की आजादी जो है अंततः बोलने की इच्छा के साथ जुड़ी हुई है और वो बनी रहेगी। उसको कहीं से, हम लोग एक बुरे दौर में हैं, ये दौर बीतेगा, हम ये उम्मीद करनी चाहिए। लेकिन हमारे दौर के जो हीरोज हैं, आप देखिए जिस जेल का आप जिक्र कर रहे थे, उमर खालिद को मैं याद करना चाहती हूँ। उमर खालिद, शर्जील इमाम, ये सब लोग जेलों में हैं। इनको और अदालत बोल रही है कि इनको तो जमानत मिलनी चाहिए थी, वही अदालत अपने फैसले पर एक बड़ा वो कर रही है। तो दामिनी, कौन है हमारे दौर की आवाज़ देने वाले, हमारे जज्बात को एक एक्सप्रेशन देने वाले कौन लोग हैं अभी? ये बशीर बद्र साहब चले गए, मुनव्वर राना चले गए, राहत इंदौरी चले गए, और भी कई लोग चले गए, इस वक्त कौन? इनकी विरासत इतनी बड़ी है कि उसे थामने वाले हाथ उससे भी बड़े हैं। हम वसीम साहब को कैसे भूल सकते हैं, जो इस समय हर वक्त हर जगह नजर आते हैं। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता कि हम पक्ष की और विपक्ष की शायरी क्यों मान लेते हैं, क्योंकि जो भी शायर कोई बात करता है वो अपने समय का सच बता रहा होता है। और अगर समय के सच को आप अपनी कामयाबी या नाकामयाबी से जोड़ कर देख लेते हैं, तब आपको वो व्यक्तिगत आघात लगता है कि ये मेरी कमी की तरफ इशारा कहा गया, जबकि ऐसा तो कुछ नहीं है। हम तो अपने वक्त की बात कर रहे हैं। शादाब साहब के ही कई शेर बहुत मकबूल हुए, और इस वक्त आप ये देखिए कि
कुल कितने कवि सम्मेलन, कितने मुशायरे हो रहे हैं, लेकिन वो कितनी पाबंदियों में हो रहे हैं। आप जरा जुल्फों खम से बाहर निकलें, आप जरा मौसम की रंगीनियों से बाहर निकलें, तब तो वक्त की बात हो। क्या किसी कवि सम्मेलन में आप जाकर कोई ऐसी शेर पढ़ सकती हैं, कोई ऐसी नज्म पढ़ सकती हैं जो इस सरकार पर टिप्पणी हो? हाँ बिल्कुल, एक बार तो पढ़ सकती हूँ, अगली बार की गवाही नहीं देती। तो यानी बोलने की आजादी है, लेकिन बोलने के बाद आजादी नहीं है। क्या बोलना है ये तय होना चाहिए, और अगर ये तय है तो फिर बोलने का मतलब ही क्या रह जाता है। ये जैसा कि शादाब साहब ने कहा कि चुनौतियां पत्रकारिता के सामने भी है, चुनौतियां कला के सामने भी है, चुनौतियां शायरी के सामने मैं भी कम है। से कम और एक 4 कवि ऐसे के मंच सामने। हिल चुका हूँ। एक बार अजमेर में बाकायदा मेरे भाषण के बीच जो मैं बोल रहा था, मीडिया पे ही बोल रहा था, बहुत हंगामा हुआ। बीजेपी के 2 पार्षदों ने हंगामा किया, उस कार्यक्रम को उस समय रोकना पड़ा। दिलचस्प है कि बाहर फिर मैं आके चाय पी रहा था, वो दोनों आगे बड़ी विनम्रता से कह रहे सर आपसे हमारा कोई विरोध नहीं है। तो ये जो खेल है, उसके बाद एक दूसरा जो था, हमने चित्तौड़गढ़ में देखा एक कार्यक्रम में बाकायदा विश्व एबीवीपी के लड़के चले आए कि कॉलेज में कार्यक्रम नहीं होने देंगे, ये कार्यक्रम जो है पल्लव करा रहे थे। तीसरा कार्यक्रम दिल्ली में, उदय प्रकाश, हम तमाम लोग मौजूद थे, वहां चीखना चिल्लाना शुरू हो गया, उसको किसी तरह रोका गया। तो ये सच है कि इधर के वर्षों में मतलब एक भयानक असहिष्णुता समाज में फैली है, और उसको प्रोटेक्शन भी, संरक्षण भी सरकार का मिल रहा है, ये सच है। लेकिन बोलने वाले हम तमाम लोग उसके बाद भी चुप नहीं है। मैं कलकत्ता में सारी बात बोल के आया हूँ। नहीं, आप इसलिए हाँ। बोल रहे हैं क्योंकि आप उसकी कीमत अदा करने को तैयार हैं। हाँ। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग, प्रियदर्शन जी, जो अपने को सेल्फ सेंसर कर रहे हैं। हाँ, वो तो कर ही रहे आप हैं। सोचिए, मुझे हाँ। इस तरह के लोग हाँ। मिलते हैं जो ये कहते हैं कि आप अपने कार्यक्रम तो करती हैं जैसे करती होंगी, हाँ। मैं जब आपके कार्यक्रम देख रहा होता हूँ तो ये देख लेता हूँ कि हाँ। कोई मुझे देख तो नहीं रहा है, आपके कार्यक्रम देख ये तो बहुत होता है। जी जी जी, साथ भी बिल्कुल होना है। होता है। जैसे सोनम वांगचुक साहब, उन्होंने तो ट्वीट किया है बाकायदा कि इतने प्यार से चाय पिलाई थी और बाद में ट्विटर पे लिख दिया कि फटकार, अच्छी खासी फटकार और चेतावनी दी है। और पुष्पा की तो सपोर्ट किया उन्होंने। जी, उनका ताजा है, मतलब पूरा वीडियो असल उन्होंने में इस पे बनाया धूमिल की है। एक बड़ी लंबी कविता है पटकथा, नेहरू के जमाने की ही कविता है दुर्भाग्य से, लेकिन उसमें एक हिस्सा है जो अब भी मौजूद है बिल्कुल, और वो प्रतिरोध पे चुप रहने वाले लोगों पे, यद्यपि ये सही है कि मैं कोई ठंडा आदमी नहीं, मेरे भीतर भी आग है, लेकिन वो भभक कर बाहर नहीं आती, क्योंकि उसके चारों तरफ चक्कर काटता एक पूंजीवादी दिमाग है जो परिवर्तन तो चाहता है, मगर आहिस्ता आहिस्ता कुछ इस तरह की चीजों की शालीनता बनी रहे, कुछ इस तरह की कांख भी ढकी रहे, और विरोध में उठे हुए हाथ की मुट्ठी भी तनी रहे। और यही वजह है कि बात हर बार एक हद के आगे रुक जाती है, क्योंकि हर बार चंद सुविधाओं के आगे अभियोग की भाषा चुक जाती है। तो चुनना तो इस देश को होगा। हम तमाम लोगों का जो, हम लोग मिडिल क्लास वाले नहीं रहे, हम लोग धीरे धीरे कंज्यूमर क्लास में बदल गए हैं। इस उदारीकरण के बहुत सारे फायदों का एक से जुड़ा एक नुकसान ये भी है कि हम बहुत आत्म केंद्रित समाज हैं, सेल्फ सेंटर्ड सोसाइटी है। तो हम सबसे पहले अपने बारे में सोचते हैं। मुझे जब लगेगा कि अरे जेल जाने की नौबत आ सकती है, तो मैं 2 कदम पीछे हट सकता हूँ। हम दिल्ली में बैठे हैं, एक ऐसी जगह है जहाँ हमारे जेल जाने हम पे कुछ होगा तो बहुत सारे लोग खड़े हो जाएंगे, और कम से कम आवाज निकलेगी। आवाज निकलेगी। मतलब एक कई जगहों पे influence है। रुपेश सिंह नाम का एक पत्रकार 5 साल से हजारीबाग और झारखंड की जेलों में अलग अलग जगह ले जाया जा रहा है, कोई सुनवाई नहीं है। छोटे शहरों में जो पत्रकारों की हालत हो रही है, जिस तरह उनकी पिटाई हो रही है, उसकी कोई सुनवाई नहीं है। तो एक समाज के रूप में हम लगातार जैसे फेल हो रहे हैं, और इसका मामला सिर्फ इस बात से नहीं है। कम्युनल डिवाइड तो पैदा की गई है बाकायदा, जो एक साजिश है, हम इसको भी पार कर लेंगे। जो लेकिन जो नया पूंजीवादी समाज, हम सब जिसके पार्ट हैं, हमारे लिए सबसे बड़ी चिंता क्या होती है? पेट्रोल के दाम बढ़ गए यार, मकान होम लोन की किस्तें बढ़ गई यार। हमारे लिए न्यूयॉर्क में लगी आग मैटर करती है, वसुंधरा में जली झुग्गियां मैटर नहीं। बिल्कुल। अब आखिर कुछ सवाल आप लोगों से ले लेते हैं, आपने अपनी बात पूरी यहाँ पर मुझे ये बहुत जरूरी बात लगी कि पता नहीं सत्ता हो या व्यवस्था हो या सरकार हो, आलोचना से या प्रतिरोध से डरती क्यों है? क्योंकि जब भी पत्थर पे चोट पड़ती है तो वो उसे तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तराश के मूर्ति बनाने के लिए। अगर कहीं पर कोई बात कही गई है तो किसी खराब हिस्से को दूर करके उसी चीज को और बेहतर कर देने के लिए होती। अगर ऐसा ना होता तो क्या इन्हीं का कार्यकाल दोहराया गया होता?
अब आखिरी कुछ सवाल लेना चाहती हूँ मैं आपसे मोइन शादाब साहब, अगर ये बताइए कि क्या इस किसी शायर के अमर हो जाने या बहुत सीरियसली लिए जाने के लिए उसका सियासी शायरी करना ज़रूरी है? अगर बशीर बद्र साहब ने हमारे दौर के जो एहसासात हैं उनकी तर्जुमानी नहीं की होती तो हम यहाँ पॉलिटिकल लोग बैठकर क्या उनके बारे में चर्चा कर रहे होते? अगर उन्होंने सिर्फ जुल्फ़ों की बात की होती, खुशबू की बात की होती, फूलों और इश्क और फसाने की बात की होती? हाँ, सिर्फ एक साहित्यिक कार्यक्रम होकर रह जाता अगर ये बात करते, लेकिन कोई भी शायर अपने समाज से अलग नहीं रह सकता है। तो ज़ाहिर है कि अगर हम देखें तो किसी शायर की वो बहुत सी शायरी मशहूर हो जाती है, जैसे अहमद फराज का जिक्र हुआ कि वो रोमांटिक शायर मशहूर थे, लेकिन उनके यहाँ है, वो भी है, एहतजाज भी है उनके यहाँ। फैज़ जो पहले रोमांटिक शायरी मशहूर थे, लेकिन बाद में वो इनकलाबी शायरी से मशहूर हुए, कैफ़ी आज़मी। तो बशीर बद्र हालांकि गज़ल के शायर थे, लेकिन वो अपने समाज से बिल्कुल कटे हुए नहीं थे। आपने आगाज़ ही वहाँ से किया था मोहब्बत के उनके शेरों से, और वो बार बार आगाह करते रहे कि दुश्मनी का कदम एक कदम, दुश्मनी का सफ़र एक कदम दो कदम, तुम भी थक जाओगे, हम भी थक जाएंगे। वो आगाह करते रहे बशीर बद्र साहब, तो वो कहीं ना कहीं जुड़े थे। और उनका तो पॉलिटिकल सिलसिले भी थे। जब वाजपेयी जी बस लेकर गए थे तो उनको लेकर गए थे बशीर बद्र साहब को। वो मैं याद दिलाना चाहती थी उसी इंसिडेंट को कि ऐसा नहीं है कि वो कोई ख़ास आइडियोलॉजी के ख़िलाफ़ या बीजेपी के कोई खिलाफ थे, जिस तरह से उनको स्टेट फ्यूनरल से दूर रखा गया वाजपेयी के दौर में, बल्कि मुसलमान बड़े खफा भी हुए। जी, वो तो वाजपेयी हिमायत कमेटी जो बनी थी उसमें बहुत सरगर्म, बड़ा एक्टिव रोल था उसमें। लेकिन वाजपेयी के ज़माने की जो ये पार्टी थी अलग थी, दूसरी तरह की। उस ज़माने मुशायरे भी हो रहे थे, जब हिंदुस्तान पाकिस्तान के दरमियान वार्ता हो रही थी तो मुशायरा भी हो रहा था, वहाँ से पाकिस्तान के शायर भी आए थे, हिंदुस्तान के शायर। अब जो नए लोग जो शेर लिख रहे हैं, शायरी लिख रहे हैं या लिखने की हिम्मत कर रहे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, जो वही प्रतिरोध वाली जो शायरी कर रहे हैं, एक तो उनको बहुत चैलेंजेस हैं, उनको भी रोका जाता है, उनके पास भी उनको ट्रोल किया जाता है, वो लोग बताते नहीं हैं। और ख़ास तौर से इसको सिर्फ जो माइनॉरिटीज़ है वो फेस नहीं कर रही हैं, जो हमारी मेजॉरिटी के लोग हैं। अब देखिए ना कुणाल कामरा के साथ क्या हुआ, जहाँ पे वो परफॉर्म करने वाले थे, पूरा सेट तोड़ दिया गया, उन्हें कहीं शोज नहीं मिलते, वो जाके वहाँ पौंडीचेरी में रह रहे हैं और वहाँ जाकर कामकाज कर रहे हैं। तो ये भी उसी दायरे में वो लोग आते हैं। आखिरी कुछ शेर अगर आप लोग पढ़ना चाहें जिससे हम इस कार्यक्रम को ख़त्म करें, आपके पास? कहते हैं, मैं जब सो जाऊँ इन आँखों पे अपने होंठ रख देना, मैं जब सो जाऊँ इन आँखों पे अपने होंठ रख देना, यकीन आ जाएगा पलकों तले भी दिल धड़कता है। वाह वाह। अब ये पलकों की धड़कन महसूस करने वाला ये तो सिर्फ बशीर बद्र थे, तो ये तो खैर इस तरह के शेर थे। लेकिन कुछ ऐसे शेर के जो जहाँ गुफ्तगू आप ले आई हैं वहाँ एक ताकत देता हमको कि आपकी नज़र कर रहा हूँ कि मुखालफत से मेरी शख्सियत संवरती है, मैं दुश्मनों का बड़ा एहतराम करता हूँ। ताकत देते हैं शेर बशीर बद्र के, हमें कितनी मुखालफत हो रही है, आप मत घबराइए, और उसको फेस भी करते हैं लोग और उसको एक तरह से जीते भी हैं। ये फूल मुझे कोई विरासत में मिले हैं, ये फूल मुझे कोई विरासत में मिले हैं, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। ये नई नस्ल के लिए पैगाम है कि उसका जो स्ट्रगल है आप कर सकते हैं, तो आप फिर वो चीज़ें मिल सकती है जहां आप पहुंचना चाहते हैं। तो ऐसे बेशुमार अशार हैं बशीर बद्र के जो हमारे साथ खड़े हो जाते हैं। मैं तो बशीर बद्र साहब को उनके नर्म लहजे के लिए ही याद करना चाहूँगी। और आरफा, ये वक्त की खासियत है कि वक्त चाहे अच्छा हो या बुरा हो, बदलता ज़रूर है। ये वक्त, जिस वक्त हम तमाम चिंताएं जाहिर कर रहे हैं और सिर्फ मोहब्बत की और अच्छी शायरी याद करना चाहते हैं ताकि वो हमारी जहन में खुशबू की तरह रहे, लेकिन ये वक्त भी बदलेगा, ये वक्त भी बदलेगा। और बशीर बद्र साहब के जो कलाम हैं वो इस वक्त से परे जाकर भी रहेंगे। खासियतें अच्छे शेरों की, अच्छे लोगों की यही होती है कि वक्त बदल जाता है, लोग रह जाते हैं। वरना राजा रवि वर्मा और MF हुसैन साहब वो तो सिर्फ चित्रकारी कर रहे थे, तो प्रतिरोध के रंग तो वहाँ भी थे। असली बात वही है, सिर्फ फूल पत्ती की शायरी कोई नहीं करता है। हाँ। फूल पत्ती, हालांकि फूल पत्तियां ऐसी कोई बुरी चीज नहीं है, मतलब जो पर्यावरण की फिक्र करते हैं, एनवायरनमेंट की, उसमें घास की भूमिका, तितलियों की भूमिका और फूल पत्तियों की भूमिका उसको बचाने में बाघ और हाथियों से ज्यादा बड़ी होती है। तो लेकिन कोई भी शायर फूल पत्ती का शायर नहीं होता है, वो बड़ा तब होता है जब वो जिंदगी और जमाने को अपनी शायरी के अक्स में ले आता है। तो बशीर ये काम करते रहे। वो इंसानियत के एक तरह की अजनबियत जो होती है नए दौर में, जो आदमी की तलाश होती है, जो आपको तमाम शायरों में मिलेगी। तो एक गजल मैं भी उनकी पढ़ देता हूँ
और जिसमें उनका लहजा भी पता चलता है, जो मशहूर है, मोहब्बतों में दिखावे की दोस्ती न मिला, अगर गले नहीं मिलता तो हाथ भी हाथ न भी मिला। न मिला। लेकिन मिला का इस्तेमाल अगले शेर में बिल्कुल अलग अर्थ में कर देते हैं वो। यहाँ तो वो मिला, मिलाने वाले कि तू बोल रहे उस अर्थ में है। घरों पे नाम थे, नामों के साथ ओहदे थे, बहुत तलाश किया कोई आदमी न मिला। तो नाम और ओहदे मिल रहे हैं, आदमी ने मिला। लेकिन आप देखिए कि ऊपर का मिला एक अलग अर्थ दे रहा है और ये मिला मिलने वाले अर्थ में एक अलग अर्थ दे रहा है। हाँ, तमाम रिश्तों को मैं घर पे छोड़ आया था, फिर उसके बाद मुझे कोई अजनबी न मिला। खुदा की इतनी बड़ी कायनात में मैंने बस एक शख्स को मांगा था, वही न मिला। बहुत अजीब है ये कुर्बतों की दूरी भी, वो मेरे साथ रहा और मुझे कभी न मिला। तो मैं जिस काबा मुझे खोजे, काबा मेरे पीछे है, कलीसा मेरे आगे वाली कशमकश है कि करीब भी है, दूर भी है, साथ भी है और कभी मिलता भी नहीं, सामने आते भी नहीं, साफ छुपते भी नहीं। ये जो चीज है, छुपने और बताने का खेल, असल में ये हुक्मरानों के शीशे से बाहर निकल जाता है। उनको समझ में नहीं आता कौन सी बात कब उनके गले पड़ गई। वो बात सारे फसाने में जिसका जिक्र न था, वो बात उनको बड़ी नागवार गुजरी है। ये जो फैज ने कहा था, असल में मालूम था कि बिना फसाने के जिक्र के भी सारी बात आ गई है। तो इंसानियत का ये जज्बा जो है अंततः सियासत की, और जिन छोटे छोटे नामों की आप बात करें उनको भूल जाइए। उनको इतिहास नहीं, उनको वर्तमान ही ठोकर मार देगा। प्रियदर्शन जी, ये लोग इतने बड़े ताकतवर लोग बन चुके हैं। आप तो इन कुछ शायरों नहीं। का जिक्र कर रहे हैं, राष्ट्रीय कवि का। मैं कहती हूँ अरे आजकल छोड़िए। जो न्यूज एंकर्स हैं हमारी, उनके पास इतनी ताकत है और वो डिस्ट्रक्टिव पावर है लेकिन विध्वंसकारी पावर, देखिए, जिससे वो पावर बहुत तबाही कर मचा जो सकते हैं। दुनिया का सबसे विध्वंसकारी पावर वाला आदमी है डोनाल्ड ट्रंप, उसकी हैसियत हम देख चुके हैं। ईरान में जो तमाशा उसका बन गया, उसका चुटकुला बन गया। बिल्कुल। तो इन तमाम लोगों का चुटकुला बन रहा है, इनसे बहुत परवाह मत नहीं करिए। साफ तौर पे मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि कोई शायर किसी शहंशाह और तानाशाह के इज़्ज़त देने से उसकी या ना देने से इज़्ज़त कम नहीं होगी। बशीर बद्र साहब की इज़्ज़त में, उनकी याद में, उनकी खुशी में हमने ये महफ़िल आपके लिए सजाई। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। और उनके बहाने, मैं कहती हूँ उनके बहाने बहुत सारी चर्चा हमने भी की। इस दौर के, हमारे दौर के जो तमाम चिंताएं हैं उसको भी आवाज़ देने की कोशिश की। और मैं इसी शेर के साथ ख़त्म करना चाहती हूँ कि मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी।